हेलो बच्चों, मेरा नाम है रोहित। तो इससे पहले हम अपनी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस करा जो हमारी थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नीट बायोलॉजी के रिगार्डिंग एवरी टॉपिक, एवरी कांसेप्ट अबाउट बायोटेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन। तो यूनिट 1 में या फिर हम कहें पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था। इस पूरी सीरीज़ का जो पार्ट 1 था उसमें हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस करा था। फिर पार्ट 2 आया था हमारा, उसके बारे में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अ वेक्टर एंड द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनके बारे में हमने डिस्कस करा था। तो आज हमारी पूरी सीरीज का बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज का पार्ट 3 है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में आज हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, जो कि आपकी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेथड है या फिर हम कहें प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को जल्दी से। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। Recombinant DNA technology. It's also known as a genetic engineering, refers to as a set of a technique used to combine DNA molecule from a two or more different sources to create a new genetic combination with a desired trait. ट्रेट आप सभी लोगों को क्लियर होगा अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको ट्रेट होगा। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर। This process enables the manipulation of a genetic material to produce an organism with a novel characteristics, generate a therapeutics protein to or study the gene function। मतलब इस टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है आपके कुछ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए और स्टडी ऑफ अ जीन फंक्शन के लिए कि मतलब क्या आपका जीन कौन सा फंक्शन प्रोड्यूस करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ये सारी चीजों को स्टडी करने के लिए आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। देखो बच्चों, मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ, थोड़ा बेसिक सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। मतलब इससे पहले जो डिस्कस करा था, हमने पहले बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वीडियो जो हमारा पार्ट 1 था, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बेटा दो चीजें पढ़ी थी हमने। एक था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक था आपका बायो प्रोसेसिंग। ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी के। इन बायोटेक्नोलॉजी में आपने ये देखो, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें एक मेथड आता है, इसमें एक टेक्निक आती है जिसका नाम होता है RDT। इसी की फुल फॉर्म होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा। अब डेफिनेशन में क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेम बात है बेटा, या तो आप उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लो या फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। रेफर्स टू द सेट ऑफ अ टेक्निक, मतलब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ टेक्निक्स आते हैं। उसमें से आपका एक जो हम आज डिस्कस करें जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और यही आपके नीट के सिलेबस के अंडर भी है और यही आपके सीबीएसई पैटर्न के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ठीक है। यूज टू कंबाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज के बारे में पढ़ते हैं तो ये यूज करी जाती है दो जीन सेगमेंट्स को कंबाइन करने के लिए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। मतलब फॉर एग्जांपल, आपका ये कोई सोर्स है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म नंबर 1 है और ये ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है। इसका डीएनए हमने निकाला यहाँ पे और एक इसका डीएनए निकाला हमने। इन दोनों के डीएनए को कंबाइन करने के लिए आपकी आरडीटी टेक्निक यूज की जाती है। कंबाइन किसके जरिए किया जाता है, आपका आरडीटी टेक्निक से, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर लाई करती है। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल था उसके अंदर ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी लाई करती है। और इसका यूज किस लिए होता है, इसका यूज इसलिए होता है ताकि दो डिफरेंट सोर्सेस के जीनोम को हम कंबाइन कर सके, ताकि हमारा जो रिजल्टिंग जीनोम मिलेगा, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलेगा, जब ये दो जीनोम आपस में जुड़ जाएंगे तो इनसे हमें एक कॉमन डीएनए मिलेगा इन दोनों के जुड़ाव से। तो उस डीएनए को हम कहेंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर है ये बात सभी को। चलो इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं। इसका जो यूज किया जाता है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ अ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स, जीन थेरेपी के लिए इसका यूज किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या फिर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, या फिर हम कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या इंसेक्ट, ठीक।
जिनकी जीन्स को हम मॉडिफाइड कर सकते हैं बाय द जेनेटिक आरडीटी, वहां वहां इसका यूज किया जाता है। वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, डायग्नोस्टिक टूल्स इन द मेडिसिन मेकिंग ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है, फोरेंसिक एप्लीकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब चीजों में आपका आरडीटी का यूज करा जाता है। अब फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? फिंगरप्रिंटिंग एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने देखा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। आपने सीआईडी नाटक तो देखा होगा। उस सीआईडी नाटक में क्या होता था बेटा, कि जो डॉक्टर सालुंखे होता था, तो डॉक्टर सालुंखे तो कैसे पता लगा लेता कि कौन इसका बच्चा है, या कौन इसकी माता है, या कौन इसके पिता है, या फिर विक्टिम कौन है, अक्यूज कौन है। ये सारी चीजें वो क्राइम सीन से क्या सैंपल्स लेकर के आते थे। कोई कभी उस आपने देखा होगा किसी एपिसोड में उन्हें हेयर सैंपल मिलता था, या फिर हम बात करें उन्हें कभी किसी में ब्लड सैंपल्स मिल जाते थे। तो वो कैसे पता लगाते हैं? वो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की मदद से पता लगा पाते थे, ठीक है, कि वहां पे जो डीएनए मिला है वो किससे मैच होता है, कौन कौन से जो अक्यूज है, कौन कौन से जो इसमें विक्टिम्स हैं, उनमें से किससे मिलता है। तो कौन है उसमें कल्प्रिट, तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से पता लगाया जा सकता है। और भी बहुत सारे यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंटल टेस्टिंग, कि पता लगाने के लिए कौन किसका बाप है या कौन किसकी माँ है। ये सारी चीजें पेरेंटल टेस्टिंग में आती है बेटा, पेरेंटल टेस्टिंग, ठीक है। ये सारी चीजों में आरडीटी टेक्निक का यूज किया जाता है। तो हमें आपको क्लियर हुआ आरडीटी टेक्निक क्या होती है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। अब इसके अंदर आने वाले कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है बेटा आइसोलेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल और अ डीएनए। देखो, आप सभी को पता है एक सेल होती है, ये सेल है हमारी, और सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। ये सेल वॉल होती है बेटा। सेल वॉल डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल आपकी किसकी मिलकर के बनी होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वॉल किसकी मिलकर के बनी होती है? सेल्यूलोज। फंगस की बात करें बेटा, किसकी मिलकर के बनी होती है? काइटिन, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग सबसे पहले हम सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं, फिर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, साधारण सा कोई डिटर्जेंट चाहिए होता है। डिटर्जेंट वो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट नहीं, वैसे तो उससे भी डिग्रेड हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा ही हार्श हो जाता है किसी सेल के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, ठीक है। Remove the proteins by adding proteases and the purified DNA using alcohol precipitation। देखो, जैसे ही आपने डिटर्जेंट का यूज करा तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिसरप्ट हो गई। यहाँ से डिसरप्ट हो गई, इसका मतलब यहाँ से टूटने लगी, श्रिंक होने लगी, और इसमें पोर्स क्रिएट होने लगे। पोर्स क्रिएशन की वजह से तो जितना भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज थे वो सब, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब बाहर आने लगे। जैसे ही वो सब बाहर आने लगे तो धीरे धीरे करके इसके अंदर हमने मिक्सचर के अंदर क्या डाल दिया? प्रोटीएजेस डाल दिए। प्रोटीएजेस से जितने भी प्रोटीन्स होंगे वो सब डिग्रेड हो जाएंगे। आरएनएस डाल देंगे तो जितने भी आरएनएस हैं वो सारे डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो आरएनएस और प्रोटीन्स डालने के बाद फिर फाइनली हम उस मिक्सचर में से सेल्यूलर डिब्रिस को हम निकाल देते हैं और अपने डीएनए को प्योरीफाई कर लेते हैं बाय द यूज ऑफ एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए हम कौन सा एल्कोहल यूज करते हैं? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है बेटा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। वैसे तो इसका एक अलग प्रोसीजर होता है कि आप प्लाज्मिड डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हो, प्लाज्मिड डीएनए को, या फिर आप क्रोमोसोमल डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हो। इसका एक प्रॉपर प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, आइसोलेट करने का किसी सेल के अंदर से। आप कितने आरपीएम पे उसे रन करते हो, पहले होमोजेनाइज मिक्सचर तैयार करते हो, फिर कैसे उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करते हो, कैसे उसकी सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड होती है, कैसे उसके अंदर से सेलुलर ऑर्गेनिज डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन रेट पे, आरपीएम पे सेपरेट होते हैं। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, वैसे वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, कटिंग द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। देखो बच्चों, एक बात को समझो। सबसे पहला स्टेप क्या था? सेल को डिग्रेड करना, उसके अंदर से डीएनए को आइसोलेट करना, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल की वॉल को और सेलुलर ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रैक्ट करना, और फाइनली डीएनए को बाहर निकालना। डीएनए हमारे हाथ में आ चुका है। अब उस डीएनए को क्या करेंगे? अब हम उसे डिग्रेड करेंगे, डिग्रेड कह रहा हूँ सॉरी, हम इसे कट करेंगे, ठीक है। डीएनए को, डीएनए को हमने कट करा, ठीक है, बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप जाकर के मेरी पार्ट 2 देख सकते हैं,
डिस्ट्रक्शन एंजाइम्स, इस सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, और उसी सेम एंजाइम से हम कट करेंगे वेक्टर को। अगर आपको वेक्टर के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक अच्छे से वीडियो बना दी थी, पहले ही दोनों टॉपिक मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। वेक्टर्स, वेक्टर्स को भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करते हैं, उसी डिफरेंट एंजाइम से कट नहीं करते। हम डिफरेंट एंजाइम से कट क्यों नहीं करते हैं? सेम एंजाइम, सेम एंजाइम। ठीक है बेटा, डिफरेंट एंजाइम से कट क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन ये आता है। देखो बच्चों, जब दो एंजाइम है, फॉर एग्जांपल दो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम ले लिया, अगर फॉर एग्जांपल आपने एंजाइम लिया है इको आर वन, इको आर वन जो स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्टिकी एंड्स, और दूसरा आपने एंजाइम ले लिया बाम एच वन, बाम एच वन, ये भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड्स। ठीक है बेटा, या फिर हम हिंद हिंद की बात कर लें, यहाँ पे हिंद की, हिंद सेकेंड, ठीक है, वो भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इन दोनों की रिकॉग्निशन साइट क्या है? डिफरेंट है। रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट है बेटा। जब रिकॉग्निशन साइट डिफरेंट है तो ये दोनों अलग अलग एंड प्रोड्यूस करेंगे, मतलब किसी का एंड बड़ा हो सकता है या फिर किसी का एंड छोटा हो सकता है। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स तो बनेंगे, बट उनके कट जो लगेंगे, फाइनल जो कट होंगे, उसमें वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन की वजह से प्रॉपर लाइगेशन इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, लाइगेशन रिएक्शन में ज्यादा लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी और हमारा लाइगेशन जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा। इसलिए हम सेम एंजाइम से कट करते हैं, वेक्टर को भी और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी। ये जो डीएनए था जो हमारा निकाला गया है, इस डीएनए का नाम होता है बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हमारे इंटरेस्ट का है भाई, जिसे हमें इंट्रोड्यूस करना है इस सेल के अंदर, वही डीएनए। कटिंग ऑफ अ डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा? कट बोथ द वेक्टर एंड द डीएनए ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट कट द डीएनए स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन साइट। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम विच वी यूज इन द रिएक्शन। मतलब ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा एंजाइम यूज किया है। हमने अगर ब्लंट एंड वाला एंजाइम यूज किया है तो दोनों को सेम एंजाइम से कट करना पड़ेगा, अगर हमने स्टिकी एंड्स वाला एंजाइम लिया है तो हमें उसे सेम एंजाइम से कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप क्या कहता है देखो। थर्ड स्टेप यूजिंग द पीसीआर एम्पलीफिकेशन। देखो बेटा, पीसीआर एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई इतना खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ये पीसीआर। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पक्का। पीसीआर के बारे में और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बहुत ही कॉमन टेक्निक है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। पीसीआर, पीसीआर का मतलब यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। अब एम्पलीफिकेशन कैसे? आप देखो, अगर आपके पास कोई एक सेल है, उसका उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते रहो तो आपके पास बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। उसी तरीके से इस पीसीआर की साइकिल में, इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल से अगर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है तो उससे चार आपके दो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक डीएनए फ्रेगमेंट रन करा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आपने पीसीआर लगाया इसका, तो आपके कितने बन जाएंगे? दो डबल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जितनी बार पीसीआर साइकिल रन होती है उतना ही ज्यादा उसका एम्पलीफिकेशन बढ़ता रहता है, उतना ही ज्यादा उसका अमाउंट बढ़ता रहता है डीएनए का, उतना ही ज्यादा उसका लोड बढ़ता रहता है डीएनए का। ठीक है, तो पीसीआर टेक्निक किस लिए यूज करी जाती है? फॉर्मली एम्पलीफिकेशन के लिए। तो इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बेटा? ऑब्जेक्टिव का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर कि हम इसमें करते क्या है, मल्टीप्लाई द डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। अब हम अपने डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करते हैं। यूज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टू प्रोड्यूस द मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ द टारगेट डीएनए, मतलब काफी टाइम्स 45 टू 42 टाइम्स रिपीट करते हैं। रिक्वायर्स प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज एज द न्यूक्लियोटाइड। बेटा ये सारे एंजाइम्स होते हैं, प्राइमर्स ऐड कर जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड वगैरह, इन सब का यूज किया जाता है इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। इसके बारे में टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसका। फिर उसके बाद आता है इसका फोर्थ स्टेप बेटा, लाइगेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट्स। लाइगेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब आपका जो एक आपने
जीन ऑफ इंटरेस्ट था आपका, जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस आपका एक था वेक्टर, ठीक है, एक था वेक्टर। इसे आपने सेम एंजाइम से कट करा, यहां पे कट करा, यहां पे इसे कट करा, ठीक है बेटा। अब जब आप इन्हें लाइगेट करेंगे, लाइगेशन रिएक्शन चलेगी, लाइगेशन रिएक्शन, लाइगेशन रिएक्शन चलेगी बेटा। आरएन का मतलब ऊपर रिएक्शन होता है, ठीक है। ये आप एग्जाम में मत लिख के आना ऐसे, ठीक है, वरना मार्क्स काट लेंगे। ये जब बड़े बन जाते हैं ना साइंटिस्ट वगैरह तब ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है नोट डाउन करने का। बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे छोटी छोटी चीजें लिखते रहते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर, इन दोनों को जब लाइगेट करते हैं तो लाइगेशन रिएक्शन में ये दोनों आपस में लाइगेट हो जाते हैं। लाइगेट होने के बाद ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये भी किसका न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, ये भी किसका है न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। जब ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के किसके हैं, कौन से न्यूक्लियोटाइड है, ये भी डीएनए हमारा और ये भी डीएनए। इन दोनों को लाइगेट करा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। समझ में आई चीज। अब लाइगेशन रिएक्शन के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, लाइगेशन रिएक्शन के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जो लाइगेशन को परफॉर्म करता है, उस एंजाइम का नाम होता है आपका लाइगेज। देखो बेटा, दो तरीके के लाइगेज होते हैं। जब लाइगेज एंजाइम की बात करते हैं ना, लाइगेज एंजाइम की, तो दो तरीके के लाइगेज होते हैं। एक होता है T4 डीएनए लाइगेज, एक होता है आपका इकोलाई डीएनए लाइगेज। इसे रिक्वायरमेंट रहती है बेटा एटीपी की, इसे रिक्वायरमेंट रहती है बेटा एनएटी की, ठीक है। ये मोस्टली आपका यूकैरियोटिक सिस्टम में काम करते हैं, यूकैरियोटिक सिस्टम, और ये आपके मोस्टली प्रोकैरियोटिक सिस्टम में काम करते हैं, प्रोकैरियोटिक सिस्टम, ठीक है बेटा। तो आपको समझ में आया डीएनए लाइगेज क्या है। लाइगेज कौन से होते हैं, जो आपके दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को लाइगेट कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। डीएनए लाइगेज फॉर्म्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉर्म करते हैं दो डीएनए के बीच में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और दो डीएनए को लाइगेट कर देते हैं और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। नेक्स्ट, अब देखो फिफ्थ स्टेप पे आ गए, इंसर्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हमने अपने जो डीएनए को, जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारा क्या है, आपका वेक्टर है प्लस आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर अ रेप्लिकेशन। अब इस वेक्टर, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अपने होस्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो हमारा कोई होस्ट है, ये जो होस्ट है, ये होस्ट है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये होस्ट है, ठीक है। अब इस होस्ट के हम ऐसे तो ट्रांसफर नहीं कर देंगे डायरेक्ट, हमें ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स की जरूरत होती है, ठीक है। वैसे तो हम सेल्स के अंदर करते हैं, इसके कुछ सेल्स निकालेंगे और उन सेल्स में, इन सेल्स में हम इन हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे। ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स, ये इस इंडिविजुअल के सेल्स हैं, हमें इनमें ट्रांसफर होता है बाय द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। देखो, आप लोगों ने बहुत बार बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है, बहुत सारे नोट्स पढ़े होंगे, फिजिक्स वाला में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। मैं किसी के नोट्स को कॉपी नहीं करता, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, आप किसी से भी पढ़ो, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मेरे बस कहने का इतना मतलब है कि आप लोग एक बार जितने भी मैंने टेबल्स दिए हैं, एक बार उन्हें जरूर पढ़ना, जरूर उनको देखना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप अपना काफी ज्यादा लॉस करोगे, क्योंकि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या उनसे मेथड होते हैं, कितना सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग। आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे, मैंने देखा है बहुत प्रॉपर नॉलेज नहीं देते, मतलब कि पूरा बताते नहीं कि खोल करके कि एग्जाम एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। देखो, दो तरीके से मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड दो तरीके होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल। केमिकल में आते हैं आपके कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरा आता है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब होता है, कैल्शियम आयन क्या करते हैं, एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट करते हैं। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल एक तरीका क्राउडिंग रिजेंट है, इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा क्राउडिंग। क्राउडिंग आप लोग जानते हो ना, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, क्राउडिंग, क्राउडिंग रीजेंट, रीजेंट।
तो उसी तरीके से ये सेल्स के चारों ओर ना डीएनए की भरमार कर देता है, जिसकी वजह से जब आप उसमें कैल्शियम डालोगे ना, तो जरा सा कैल्शियम डालेंगे, वैसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोर्स बनेंगे और पोर्स बनते ही सारा डीएनए अंदर। क्लियर? दूसरा होता है डायरेक्ट फिजिकल मेथड। इसमें आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन, सोनोपोरेशन और आपका लेजर मीडिएटेड ट्रांसफर। देखो बेटा, इलेक्ट्रोपोरेशन में हम हाई वोल्टेज का यूज करते हैं, मैंने सबके बारे में लिख रखा है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट्स पोर इन द मेम्ब्रेन फॉर द डीएनए एंट्री। माइक्रो इंजेक्शन में हम बहुत ही स्मॉल निडल्स लेते हैं, बहुत ही फाइन पतली सी निडल होती है बेटा, उसका यूज करते हैं और सेल्स में ट्रांसफर करते हैं। बायोलिस्टिक गन, डीएनए कोटेड माइक्रो पार्टिकल्स आर शॉट इनटू द सेल्स यूजिंग अ हाई वेलोसिटी। डीएनए कोटेड मतलब जो गोल्ड पार्टिकल, इसमें हम दो पार्टिकल्स, एक तो टंगस्टन का यूज कर सकते हैं बेटा, टंगस्टन का, और दूसरा आपके गोल्ड पार्टिकल। ठीक है, बायोलिस्टिक गन या फिर हमें इसे जीन गन भी कहते हैं। सोन ऑपरेशन सेम वही, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, किसकी? अल्ट्रासोनिक वेव, यूएस अल्ट्रासोनिक वेव्स। मैंने सब कुछ लिख रखा है अल्ट्रासोनिक वेव। ये वही वाली वेव्स होती है जिसको आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है ना, अल्ट्रासाउंड करा के आओ, यूएसजी करके लिखता है पेपर पे, अल्ट्रासोनोग्राफी, वही सेम बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या था, आपकी सेल्स थी और डीएनए को अंदर भेज रहे थे डायरेक्ट। अब सेल्स होगी, अब हमें कोई मीडिएटर चाहिए, कोई मीडिएटर होगा, वो जाकर के लेके जाएगा हमारे डीएनए को। कैसे? सबसे पहले आता है एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर। एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, आपने जब प्लांट के अंदर किसी होस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देखा था कि मैंने जब आपको टीआई प्लाज्मिड पढ़ाया था, तो टीआई प्लाज्मिड आपका कहां से निकलता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस से। तो ट्यूबिफेसिस में क्या होता है बेटा, कि जब ये टीआई प्लाज्मिड था, टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक आपका लेफ्ट बॉर्डर था, एक आपका राइट बॉर्डर था। लेफ्ट बॉर्डर, एक आपका राइट बॉर्डर, इसके बीच में आपका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन थे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन थे। अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जीन जब थे, तो ये फाइनली यहां तक क्या कहलाता था? आपका टीडीएनए। टीडीएनए, और ये टीडीएनए ट्रांसफर होता है फाइनली आपका किसी प्लांट के अंदर, और प्लांट फाइनली, ये प्लांट के अंदर, ये प्लांट है बेटा, ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर जब ट्रांसफर होता है, तो ये इसकी रूट्स में फाइनली कॉज कर देता है ट्यूमर को। टीडीएनए कॉज करता है ट्यूमर को। तो हम क्या करते हैं, इस टीडीएनए को यहां से निकालते हैं और उसकी जगह अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। और जीन ऑफ इंटरेस्ट जब ऐड कर देते हैं, तो टीडीएनए की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाता है किसी प्लांट होस्ट के अंदर। क्लियर? सब चीज लिखी हुई है बेटा। एक्सप्लॉइट द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस टू ट्रांसफर द डीएनए टू द प्लांट। एक्सप्लॉइट का मतलब हम उसे निकाल देते हैं टीआई प्लाज्मिड से टीडीएनए को। ठीक है। दूसरा होता है वायरल मीडिएटेड ट्रांसफर। अब वायरल मीडिएटेड ट्रांसफर जो होता है, इसमें हम किसी वायरल वेक्टर के जरिए हम अपना ट्रांसफर करते हैं डीएनए का। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफाज, ये वायरस है जो आपकी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने डीएनए को इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में। कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब होता है कि डीएनए ट्रांसफर थ्रू द डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट बाय द पाइलस इन द बैक्टीरिया। देखो, अब एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ऐड कर दिया बायोलिस्टिक गन के जरिए। अब वो इस बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर करेगा उस डीएनए को? बाय द पाइलस फॉर्मेशन। पाइलस, ये जो ब्रिज बनाया ना बेटा, इसी को कहते हैं पाइलस फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर हम इसे सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, सेक्स पिलाई। ट्रांसफॉर्मेशन, uptake of a naked DNA of a environment facilitated by the natural incompetence। ठीक है बेटा, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि बाहर से ट्रांसफॉर्म करना किसी डीएनए को एकदम सेल्स के सराउंडिंग्स में से। ठीक है। सिक्स सिक्स स्टेप है बेटा आपका, सिलेक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। देखो, जब हमने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, अब देखो ये सारी रिएक्शन कहां चल रही थी? एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही थी। आप इसे ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या था? आपका वेक्टर था, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसी के अंदर आपका बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, इसी के अंदर लाइगेज था। ठीक है, इसी के अंदर लाइगेज था। और फाइनली हमने सेल्स, सेल्स भी थे। ठीक है, अब इसमें से हमने एक मिक्सचर लिया। अब उस मिक्सचर के अंदर क्या क्या हो सकता है? अब इसके अंदर आपके बहुत सारी तीन तरीके की सेल्स हो सकती है। एक तो होंगी आपकी ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म्ड।
ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है बेटा, जिसके अंदर क्या होगा, आपका प्लाज्मिड होगा प्लस आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल्स, रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला टाइप। दूसरा टाइप बेटा क्या होगा, दूसरा आपके नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बेटा जिनके पास आपका प्लाज्मिड ही नहीं गया होगा, नो प्लाज्मिड, नो प्लाज्मिड। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा टाइप होगा, आपका जिसे हम रिकॉम्बिनेंट कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट, सॉरी इसे हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें क्या होगा, आपका केवल प्लाज्मिड होगा। ठीक है, और तो कोई टाइप नहीं हो सकता, और तो कोई टाइप नहीं होगा। मुझे लगता है कोई ऊपर से लगता है कहीं कुछ गिरा, इसलिए। चलो ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये। तो अब तीनों तरीके की सेल्स को हम अपनी एक प्लेट पर ग्रो करते हैं। एक हमारी ये प्लेट थी किसकी, एम्प्लिसिन, इसमें क्या था, एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस, और एक में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक है, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। अब इस प्लेट पे कौन कौन से ग्रो कर जाएंगे, एक तो वो सेल्स ग्रो करेगी जिसके पास एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी जीन्स होंगे, एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों। कैसे, आप इससे पहले एक बात समझिए। आप ना एक शॉर्ट टॉपिक अभी आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। देखो बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जब आप कभी भी किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे एमसीएस रीजन में ट्रांसफर करते हैं जहां पर आपका कोई सेलेक्टेबल मार्कर है। फॉर एग्जांपल सेलेक्टेबल मार्कर मैंने आपको बताया था, दो तरीके के सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एक है आपका एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस और दूसरा है आपका टेट्रासाइक्लिन। अगर इन दोनों में से किसी एक का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप देखो इधर कि जैसे ये एमसीएस रीजन थे दो, ये वेक्टर था आपका पीबीआर 322, पीबीआर 322, यहां पर था आपका टेट्रासाइक्लिन, यहां पर था आपका एम्प्लिसिन। अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर लाई करता है तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा कि आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन को कंप्लीटली इनएक्टिवेट कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से वो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस का नाम होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है स्लाइड। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर आपको बस एक बात याद रखनी, जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा वहां पर अगर कोई सिलेक्टेबल मार्कर है तो वहां से उसे वो इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर देगा, मतलब वहां से वो रेसिस्टिविटी नहीं शो कर पाएगा। क्लियर। तो एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस, ठीक है, ये दो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन। इस मीडियम के अंदर, तो इस मीडियम के अंदर कौन ग्रो करेगा, केवल जिसके पास दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों हो। ठीक है, मतलब इसके अंदर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वाले तो किल हो ही जाएंगे, जो दूसरी टाइप की सेल है वो तो किल हो जाएगी, पहले टाइप की और थर्ड टाइप की सेल्स जिंदा बच जाएंगी। ठीक है, अब जब हमारे पास फर्स्ट टाइप की सेल है और थर्ड टाइप की सेल है, ये दोनों टाइप की सेल्स है हमारे पास। अब इन दोनों सेल्स की हम क्या करते हैं, इस पूरी प्लेट की हम रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं। रेप्लिका प्लेटिंग, बेटा रेप्लिका प्लेटिंग क्या होती है, रेप्लिका प्लेटिंग से याद रखना कि इसमें हम एक मेम्ब्रेन पर इसकी छाप लेते हैं, एक तरीके से हम इसकी रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं। टेक अ रेप्लिका ऑन द नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, पीवीडीएफ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन। ठीक है, हम उस पे इसकी रेप्लिका लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम उस रेप्लिका को फाइनली, इस रेप्लिका, हमने एक रेप्लिका ली, हम इसकी रेप्लिका कैसे लेते हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे
ये एक कोई पैटी डिश है, ये पैटी डिश है बेटा हमारी। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी कॉलोनी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हम एक बड़ा सा एक वुडन ब्लॉक लेते हैं, वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक आपने मैशर देखा हो अपने घर में, वुडन का, जिससे आपकी मम्मी सुबह सुबह आलू को मैश करती हैं, और जब कभी गुस्सा आ जाए तो आपको भी कभी कभी मैश कर देती हैं। तो उस मैशर में के ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उस वुडन ब्लॉक कहते हैं वैसे तो उसे। उस वुडन ब्लॉक के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से हम उसकी एक तरीके से छाप ले लेते हैं ऐसे करके। तो उससे हमें क्या होता है कि उस जगह पे कॉलोनीज होती है, जैसी सेम टू सेम हमारी मास्टर प्लेट के ऊपर होती है, जैसी मास्टर प्लेट से कॉलोनी होगी, सेम टू सेम उसी नाइट्रोसोलस मेम्ब्रेन पे कॉलोनीज होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना दूसरा मीडियम तैयार करते हैं। ये था हमारा मीडियम फर्स्ट, ये था हमारा मीडियम सेकेंड। ठीक है, सेकंड वाले में नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम में हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड मीडियम में हम लेते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मीडियम। दूसरे पहले में हमने क्या लिया था, टेट्रासाइक्लिन प्लस एब्लिसिन। अब इसमें हम आपकी पहली कॉलोनी और दूसरी कॉलोनी और आपकी, सॉरी, फर्स्ट कॉलोनी एंड आपकी थर्ड कॉलोनी, यही दोनों जिंदा बची थी। तो इन दोनों को रखते हैं। तो यहां पर कौन सी किल हो जाएगी बेटा, जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी नहीं है। मतलब यहां पे कौन सी किल हो जाएगी, आपकी थर्ड वाली। देखो, थर्ड वाली में क्या था आपका, फर्स्ट वाली यहाँ पे किल हो जाएगी, थर्ड वाली यहाँ पे जिंदा बच जाएगी। फर्स्ट वाली में क्या था आपका, रिकॉम्बिनेंट था, और रिकॉम्बिनेंट की वजह से यहाँ पे क्या हो गया था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट वाली किल हो जाएगी। देखो, ये जो फर्स्ट वाली था, उसमें हमने क्या कहा था, वही है हमारी ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड थी। ठीक है, उसी के पास आपका प्लाज्मिड था बेटा, प्लाज्मिड प्लस आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उसका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस क्या हो गया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो गया था, वो रेसिस्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। और थर्ड वाली में क्या था बेटा, थर्ड वाली में था आपका केवल प्लाज्मिड, इसी को हमने क्या कहा था, रिकॉम्बिनेंट। और इसी को हमने दूसरे वाले को क्या कहा था हमने, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें क्या था, प्लाज्मिड। ठीक है, अब यहां पर जो किल हुई है, यहां पर फॉर एग्जांपल ये वाली कोलनी किल होगी और ये जिंदा बच गई। तो, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम मास्टर प्लेट में से देख करके, हमें इस रेप्लिका प्लेट से देख करके, जो मास्टर प्लेट में कॉलोनी थी, मास्टर प्लेट में जो कॉलोनी थी, हमने सेम ही तो थी, जो हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे जो यहाँ पे कॉलोनी थी और जो यहाँ पे कॉलोनी थी, यहाँ से ये जो कॉलोनी थी हम इसे पहचान लेते हैं, और यहाँ से कॉलोनी अपनी पिक करके उठा लेते हैं और चुन लेते हैं, जो हमारी रिकॉम्बिनेंट होती है। यही होती है हमारी रिकॉम्बिनेंट। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस देख करके मास्टर प्लेट्स में से अपनी कॉलोनीज को चूज कर लेते हैं। ठीक है, और हमें पता लग जाता है कि ये हमारी रिकॉम्बिनेंट है, मतलब इसके अंदर हमारा ट्रांसफर हुआ है, हमारा सिलेक्शन इस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होता है। तो क्लियर हुआ सभी को। हम पहले एक चीज याद रखते हैं, एक बार फिर से इसका एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं फटाफट से। देखो क्या होता है, हमारे पास जो होस्ट के अंदर जो सेल्स होती हैं, उसके पास हमारे तीन तरीके की सेल्स होती हैं। एक रिकॉम्बिनेंट होती है, रिकॉम्बिनेंट जिसको हमने ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी कहा था, ट्रांसफॉर्म्ड। दूसरी होती है आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और तीसरी होती है आपकी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। इसके पास क्या था, नो प्लाज्मिड। इसके पास क्या था आपका, प्लाज्मिड ओनली। और इसके पास प्लाज्मिड प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी खो देता है अपनी, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट मीडियम होता है हमारा फर्स्ट मीडियम, जिसमें हम एम्प्लिसिन प्लस आपका टेट्रासाइक्लिन दोनों तरीके की एंटीबायोटिक यूज करते हैं। और इसमें आपके ये फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड वाले यहाँ पे आके किल हो जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं ये दोनों बच जाते हैं। सेकेंडली हम प्रिपेयर करते हैं आपका टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। इस वाले मीडियम में क्या होगी, आपकी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होंगी। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स पे कौन, इससे पहले हम इसकी क्या बनते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग बना लेते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग। ठीक है, रेप्लिका प्लेटिंग से फाइनली हम
इस पे ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पर आपका जो टेट्रासाइक्लिन वाली जो फर्स्ट होगी ये किल हो जाएगी, क्योंकि इसी के अंदर इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो चुका है। और फाइनली आपका हम पहचान लेंगे कि रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी है मास्टर प्लेटिंग पे से। तो क्लियर हुआ सभी को सिलेक्शन। आपको याद रखना है, इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी सेल्स जिंदा बचती है, कौन सी सेल किल हो जाती है, रेप्लिका प्लेटिंग में, मास्टर प्लेटिंग में, ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। अब आते हैं इंसर्शनल एक्टिवेशन। देखो क्या होता है, इंसर्शनल एक्टिवेशन के बारे में पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए, लिखने के बारे में हमारे पास कुछ कंटेंट भी होना चाहिए भाई लिखने के लिए। देखो, insertional inactivation is a technique in the recombinant DNA technology used to identify and the select host cell। ठीक है, होस्ट सेल कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के जरिए तो पता लगाया है कि हमारी रिकॉम्बिनेंट कौन सी है, क्योंकि उसमें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट चीज इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो चुका है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द इनएक्टिवेशन ऑफ अ मार्कर जीन। कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर जीन हो गया भाई, एंटीबायोटिक, कौन सा वाला, टेट्रासाइक्लिन वाला। ठीक है, आप एम्प्लिसिन रेसिस्टेंट जीन भी कर सकते हो, आप वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो, वो भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। सेंस जीन और रिपोर्टर जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए इनटू इट्स सीक्वेंस। ठीक है बेटा, when the foreign DNA is inserted into a coding sequence of a marker gene in a vector, the function of that gene is disrupted। उसके जीन का फंक्शन डिसरप्टेड हो जाएगा और इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। दिस अलाउ रिसर्चर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट सेल और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सेल कौन से होंगे, डिसरप्टेड इनएक्टिवेट विद द मार्कर जीन, मतलब जिसमें मार्कर जीन आपका इनएक्टिवेट हो चुका होगा, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन इनएक्टिवेट हो चुका होगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट विद इंटैक्ट मार्कर जीन, मतलब जिसमें फंक्शनल मार्कर जीन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, इसमें फुल्ली फंक्शनल एम्प्लिसिन एंटीबायोटिक सिंथेसाइज हो रही थी, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी शो हो रही थी। अब आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। देखो बच्चों, आपने सभी ने लैकोपेरॉन तो पढ़ा ही होगा भाई, याद होगा, क्लस्टर ऑफ जीन, रिप्रेसर आई जीन, फिर प्रोमोटर एंड ऑपरेटर, फिर जेड, फिर वाई और फिर ए। जेड क्या कोड करता है आपका, लैगजेड जीन क्या कोड करता है बेटा, लैगजेड जीन कोड करता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किसको मेटाबोलाइज करता है, आपका लैक्टोज को। ठीक है, लैगजेड जीन एंड द एक्स गेल, व्हाइट कलर, एक्स गेल जो कंपाउंड है वो व्हाइट कलर का होता है, उसका नाम होता है 5 क्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलिल बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसाइड। कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, बस केवल आपको याद रखना है एक्स गेल। ठीक है, एक्स गेल। दूसरा, द लैक्सेटिन एनकोड्स द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम व्हिच हाइड्रोलाइज एक्स गेल सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस अ ब्लू प्रोडक्ट। ठीक है, ब्लू कलर का प्रोडक्ट, मतलब वो एक्स गेल को हाइड्रोलाइज करता है और ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाता है। रिकॉम्बिनेंट, देखो अब रिकॉम्बिनेंट की बात करें, जब रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी तो आपकी व्हाइट कलर की कॉलोनी मिलेगी, और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होगी तो आपको ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट कर देता है बीटा गैलेक्टोसाइड किसमें, 5,5 डाइब्रोमो 4 क्लोरो में। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट और इंटैक्ट लैग जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टिविटी जीन, अगर हम एंटीबायोटिक रेसिस्टिविटी जीन करते हैं तो इंसर्टेड इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन द होस्ट सेल लूजेस देयर रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। यही हमने चीज ऊपर डिस्कस करी थी, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे डिस्कस करी थी। देखो, अब हम क्या करते हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। जैसे ये कोई जीन है, ये कोई हमारा वेक्टर है, वेक्टर, इसमें हम अपना क्या करते हैं, उस लैकोपेरॉन का लैक्जेड जीन निकाल करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पर ये लैक्जेड जीन है। ठीक है, ये ई को से कट करा लैक्जेड जीन के सीक्वेंस को और यहाँ पर आकर के हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसमें हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इस रीजन में है, इस लैक्जेड जीन के रीजन में है, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वो इसे क्या कर देगा, इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर देगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो जाएगा ये जीन, इनएक्टिवेट हो जाएगा बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेट, जिसकी वजह से ये बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं सिंथेसाइज कर पाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड सिंथेसाइज नहीं करेगा तो एक्स गेल को मेटाबोलाइट नहीं करेगा, एक्स गेल को एक्स गेल को कंप्लीटली मेटाबोलाइट नहीं करेगा, मेटाबोलाइट नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर की कॉलोनी शो करेगा, व्हाइट कलर की कॉलोनी शो करेगा।
व्हाइट कलर की कॉलोनी शो क्यों करेगा? क्योंकि ये खुद भी व्हाइट कलर का ही होता है, जब तक इसका रिडक्शन नहीं होगा, सबस्ट्रेट को रिड्यूस नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो ना, एक रिएक्शन आपने देखो होगी कि एंजाइम जो है बीटा ग्लैक्टोसाइड, ठीक है, कोई भी एंजाइम होता, वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होगा, ठीक है, और फाइनली आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा ना। तो उसी तरीके से सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या है, एक्स गेल आपका सबस्ट्रेट है बेटा, ठीक है, और फाइनली एंजाइम कौन सा है आपका, बीटा ग्लैक्टोसाइड है, बीटा ग्लैक्टोसाइड है, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम है। तो उसे फाइनली एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा जो कि आपका ब्लू कलर का है। जब आपका लैगजेड जीन डिसरप्ट होगा, लैगजेड जीन, तो बीटा ग्लैक्टोसाइड तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, तो फाइनली आपका कौन सा व्हाइट कलर की कॉलोनी तो बनेगी, व्हाइट कलर की, जो कि व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, व्हाइट कलर का ही तो होता है। और जब अगर आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल इस केस में, मतलब उसका इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, ब्लू कलर की कॉलोनी मिल रही है यहाँ पे। देखो ये ब्लू कलर की कॉलोनी आपको मिल रही है लैक्साइड की एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या करा है कि आपके एक्स गैल को रिड्यूस कर दिया है किसमें, आपका ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स में, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है ऊपर देखो, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स में 5,5 डाइब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो, इस कंपाउंड में जो कि ब्लू कलर का है, इसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब इंटैक्ट लैक्साइड। इसी का नाम होता है बेटा, इसी स्क्रीनिंग को हम कहते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। देखा, एक ही चीज से आपके दो दो काम बन गए, एक तो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में आपको पता लग गया, और आपका इंसर्शन इनएक्टिवेशन का एक एग्जाम्पल भी क्रिएट हो गया, ठीक है। ये है इसका लास्ट स्टेप, ठीक है, अभी इसके सारे स्टेप्स का रिवीजन करते हैं फटाफट से। लास्ट स्टेप है, इसे और समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या कहते हैं, अलाउ द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन और द जीन प्रोडक्ट। कैसे, मतलब अब हमारे होस्ट के अंदर हमें पता लग चुका है रिकॉम्बिनेंट कौन सा, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी। अब हमने रिकॉम्बिनेंट सेल को निकाला और एक्सट्रैक्ट करा और उसे फर्दर मीडियम पे ग्रो करा दिया। अब एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो सेल से तीन सेल, तीन सेल से चार सेल, चार सेल से पांच सेल, पांच सेल से छह सेल, इस तरीके से दो से चार, चार से आठ, आठ से नौ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 256, 256 से आगे की आप गिनती समझ ही सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा मैं मैथमेटिकल में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। The recombinant DNA is transcribed and translated into the host cell, and the condition for the expression depend upon the promoter and the host system. ठीक है बेटा, देखो, जैसे हमारे पास सेल्स रिकॉम्बिनेंट सेल्स बन गई थी, हमने उसे प्रॉपर मीडियम देते हैं जिसकी वजह से वो अपने नंबर को इंक्रीज करती है और मल्टीप्लाई करती है, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद फाइनली आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हमने दिया था, वो किसी होस्ट के अंदर गया था, तो होस्ट के अंदर जाने के बाद वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाएगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। अब उस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को हम आइसोलेट कर लेंगे फाइनली, और उसे मास प्रोडक्शन के लिए भेज देंगे, मास प्रोडक्शन के लिए। मास प्रोडक्शन का मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, बायो प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, मतलब जो कि ये सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ में आया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स थे, सबसे पहला स्टेप्स आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए बेटा। दूसरा स्टेप क्या था बेटा, दूसरे स्टेप की जब हम बात करें, दूसरा था कट द डीएनए एंड वेक्टर by the same restriction enzyme, same restriction enzyme। तीसरा क्या था भाई, तीसरा क्या था, सेप एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। फोर्थ क्या था, लाइगेशन रिएक्शन, लाइगेशन रिएक्शन। फिफ्थ क्या था बेटा आपका, लाइगेशन रिएक्शन के बाद फिफ्थ क्या था, फटाफट देखते हैं, इंसर्शनल, फिर उसके बाद सिलेक्शन, इंसर्शनल, इंसर्शनल ऑफ अ, इंसर्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर सिक्स क्या था, इंसर्शन हो गया रिकॉम्बिनेंट का, फाइनली सिलेक्शन ऑफ recombinant
एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और सेवंथ स्टेप क्या है? फाइनली एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये 7 स्टेप आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आई होप यू गाइज ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और इससे ज्यादा आपके नीट के पेपर में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस करा, फिर उसके बाद हमने अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कस करा, फिर आज हमने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करी। और इसमें हमने जाना कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के भी मेथड होते हैं, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के बारे में जाना, हमने सिलेक्शन के बारे में जाना। ठीक है, तो ये सारी चीजों के हमने बारे में आज जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कंप्लीट करेंगे पीसीआर के बारे में, एंड हम कंप्लीट करेंगे आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, ये 2 टेक्निक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चों को नमस्ते, तो ध्यान रखिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपनी नीट की प्रिपरेशन को ऐसे ही तैयारी करते रहिए। फाइनली अगर आप मेरी वीडियो से अगर पढ़ भी रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक करिए वीडियो को। बस, थैंक यू सो मच।